पेट्रोल कितना भी हो जाए, ये जो बकवास इस देश के अंदर की जा रही है। अब ये इन लोग का एजेंडा है, ये बन चुका है कि गुस्से में रहो, पर गुस्से किस बात पे करो वो ये लोग सिखाएंगे। देश की सरकार है ना, वो लोगों के दिमाग पे अटैक कर रही है, उनको ऐसी चीज पे गर्व करना सिखा रही है वो जिस पे उन्हें शर्म आनी चाहिए। तो अगर आपका एलपीजी 1000 हो गया उस बारे में गुस्सा नहीं करना है। G20 का इस देश के मजदूर से, इस देश के किसान से कोई मतलब नहीं है। में अगर इसके विकास के लिए सच में काम करती तो ऐसा कुछ छुपाने की बात नहीं आती। अगर आप अपने देश को कवर करके उसको ग्रीन कारपेट से ढक दिया गया, उसके ऊपर G20 का बोर्ड लगा दिया गया है, अगर ऐसा G20 अगर ऐसा कोई डंका बजाना चाह रहे हैं तो मैं ऐसे किसी भी कि हमें ऐसी कोई हमारे देश की शोहरत या हमारे देश का जो डंका वो नहीं चाहिए जो अपने। ये लोग तो अडानी अंबानी के पीछे लगे हुए हैं, मतलब उनके विकास के लिए, जो पर्सनल विकास है इनका। ये कौन सा G20 है, कौन सा डंका जिसके अंदर उसके देश के लोग ही शामिल नहीं है। और बड़ा बड़ा मोदी जी का चेहरा लगा दोगे उससे देश की सच्चाई बदल नहीं जाएगी। तो भारत को पहले कोई जानता नहीं था। देखिए, भारत को जानना ना जानने से पहले उससे बड़ा सवाल ये है कि भारत की जो जनता है, भारत बनता है उसके लोगों से, और उसके लोगों की हालात क्या है आज के दिन। अगर आप उसमें देखोगे कि आज महंगाई से लोग किस तरीके से त्रस्त हैं, या जिस तरीके से पेट्रोल के दाम जिस तरीके से बढ़े हैं, ये सारी चीज़ें जो आम जनता के लिए मायने रखती हैं, उससे हमें सबसे पहले मतलब है। हमें ये मतलब नहीं है कि विदेशों में हमारा कितना डंका बजा है, पहले हमें इस बात की ज़रूरत है कि हमारे देश की जनता कैसी है। हमारी यूनिवर्सिटी जिसमें हम रहते हैं उसके अंदर लगातार फंड कट किया जा रहा है। हमारा एक हॉस्टल बन के तैयार है, हॉस्टल का इतना क्राइसिस है, लेकिन सिर्फ पैसों की वजह से उसको नहीं खोला जा रहा है। तो हमारे लिए मुद्दे ये हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये सब हमारे लिए मुद्दे हैं। और जो ये झूठा प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि पूरी दुनिया में पता नहीं किस तरीके का डंका बजवाया गया है, हम नहीं जानते कि वो कौन सा डंका है, उससे हमें क्या लाभ हुआ है, हमारे दैनिक जीवन जो है उसके अंदर उससे क्या फेरबदल हुआ है, ये हम नहीं जानते। हमारे लिए मुद्दा हमारी यूनिवर्सिटी है, हमारे लिए मुद्दा हमारे देश की जनता है, हमारे लिए महंगाई मुद्दा है, हमारे लिए बेरोजगारी मुद्दा है। मैं हरियाणा से आता हूँ, तो हरियाणा लगातार जो CMEI जो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी जो डाटा रिलीज करती है, हर साल उसके अंदर अनएम्प्लॉयमेंट रेट के अंदर टॉप कर रहा है। और पूरे देश की हालात ये, हमारे लिए मुद्दे ये हैं युवाओं के लिए। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि G20 हो रहा है भारत में, इससे पहले भारत को कोई जानता नहीं था, विदेशों में आज नाम हो रहा है। देखिए, मैं दोबारा यही कहूँगा कि G20 का इस देश के मजदूर से, इस देश के किसान से कोई मतलब नहीं है। अब आप देखिए कि G20 का तो ये असर है कि हमारी यूनिवर्सिटी को 3 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि G20 जो दिल्ली के अंदर हो रहा है, हमें अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर बैठ के अपने पुस्तकालय के अंदर पढ़ने का अधिकार हमसे 3 दिन के लिए छीन लिया गया है। मैंने कल इसके ऊपर मैं 1 घंटा तक बैठा रहा, मैंने रिसर्च किया कि इसके ऊपर कोई पॉइंट मिल जाए, हमें इसके ऊपर कोई पॉइंट नहीं मिला। और JNU के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छे एकेडमिशियन हैं, उन्होंने भी उसके ऊपर पूरा रिसर्च किया कि इसके ऊपर कोई पॉइंट मिले कि G20 की मीटिंग की वजह से हमारी यूनिवर्सिटी क्यों बंद हो रही है। और हमने देखा, हम JNU के बाहर जब मुनीरका में जाते हैं, जिस तरीके से जो स्लम एरियाज हैं, अगर आप अपने देश को कवर करके उसको ग्रीन कारपेट से ढक दिया गया, उसके ऊपर G20 का बोर्ड लगा दिया गया है, अगर ऐसा G20 अगर ऐसा कोई डंका बजाना चाह रहे हैं तो मैं ऐसे किसी भी कि हमें ऐसी कोई हमारे देश की शोहरत या हमारे देश का जो डंका वो नहीं चाहिए जो अपने देश को छुपा करके अपने देश का जो स्लम एरिया है, ये कौन सा G20 है, कौन सा डंका जिसके अंदर उसके देश के लोग ही शामिल नहीं हैं, जिसके अंदर आप दीवारें लगा करके, जिसके अंदर कारपेट लगा करके उसके ऊपर बड़ा बड़ा मोदी जी का चेहरा लगा दोगे, उससे देश की सच्चाई बदल नहीं जाएगी। तो आपको क्या लगता है 2024 से मुद्दे क्या होंगे जनता के? मुद्दे यही होंगे, मुद्दे होना सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी इस देश के अंदर। मैं युवा हूं तो मैं सबसे पहले उसकी बात करूंगा। उसके बाद हमारे लिए हमारा शिक्षा मुद्दा है कि हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर फंड कट ना हो। जिस तरीके से फंड कट हो रहा है, JNU एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और यहाँ पर आज की हालात अगर आप जानोगे तो इसकी आप हैरान हो जाओगे कि इतनी जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की चीजें हैं उनके लिए इतना बड़ा फंड कट है। UGC की कोई फंड कट नहीं आ रहा है, सीधा बोल दिया गया है हायर एजुकेशन अथॉरिटी जो भी है, UGC है, जहाँ से भी फंड मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, कि आपको अपना फंड खुद जनरेट करना पड़ेगा। खुद जनरेट करने का मतलब क्या कि फीसें बढ़ेंगी। JNU एक ऐसा संस्थान है जो आज भी जिसके फादर की जेब में एक पैसा भी नहीं है वो भी आकर यहाँ पर PhD कर सकता है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ भी 2019 में फीस बढ़ाने की कोशिश की थी। अब एक हॉस्टल है उसकी भी फीसें बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। तो हम तो ये देख रहे हैं अपनी डेली रूटीन में, हमारे लिए शिक्षा मुद्दा है, स्वास्थ्य मुद्दा है, रोजगार मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है, ये सारी चीज़ें हमारे लिए मुद्दा है। हमारे लिए मुद्दा नहीं है कि एक G20 का मीटिंग और 20 देशों के लोग यहाँ आकर बैठ जाएंगे और वो विकास की बड़ी बड़ी बातें करेंगे और अपने देश को एक किसी ग्रीन कारपेट से ढक करके, स्लम एरियाज हैं जो, ये सारे मुद्दे हमारे JNU को क्यों बंद किया गया? इसलिए क्योंकि हम सवाल उठाते हैं। हमने उसको रजिस्ट किया है और हमने अपना जो ये लाइब्रेरी था उसको 3 दिन तक ओपन रखने का फैसला किया है। कल का ऑर्डर था लेकिन अभी भी लाइब्रेरी खुली हुई है। यहाँ का जागरूक छात्र समुदाय इस बात को कभी मानेगा नहीं कि किसी G20 की मीटिंग की वजह से हमारी यूनिवर्सिटी को चारों तरफ से बंद कर दिया जाए। बाहर जाते बहुत सारे लोग मिलते हैं, कहते हैं 2500 का सिलेंडर हो जाएगा, 1000 रुपये डीजल हो जाएगा पेट्रोल, फिर भी हम मोदी को जिताएंगे। हाँ देखिए,
मैं ये बताता हूँ आपको, ऐसी मैंने भी कई वीडियोस देखी हैं। एक आपको पता होगा ना कि लोगों को जो देश की सरकार है ना, वो लोगों के दिमाग पे अटैक कर रही है। उनको ऐसी चीज़ पे गर्व करना सिखा रही है वो जिस पे उन्हें शर्म आनी चाहिए। जो लोग ये बोल रहे हैं कि 2500 का अगर सिलेंडर हो जाएगा या 2500 रुपये का पेट्रोल हो जाएगा, वो शायद अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। उनको शायद ऐसा नज़र आ रहा है कि पता नहीं उनके धर्म को किस तरह का खतरा है, जबकि मुझे ऐसा कोई नज़र नहीं आता कि कोई किसी तरीके का धर्म को खतरा है। लेकिन वो ऐसी चीज़ों पे लोगों को गर्व करना सिखा रहे हैं। हमारे कैंपस में भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनको हिंदी, हिंदू, बस इससे ज़्यादा मतलब हिंदी से हमारा कोई दिक्कत नहीं है, हिंदू से हमारा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें जो हमारी बेसिक आधारभूत चीज़ें हैं उससे हमें मतलब है ना। सबसे पहले ये जो खतरा बार बार हमें दिखाया जा रहा है, या पेट्रोल कितना भी हो जाए, ये जो बकवास इस देश के अंदर की जा रही है, सॉरी मैं इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन इस देश के हालात सच में इसलिए ख़राब है और देश के युवाओं के दिमागों को ज़्यादातर टारगेट किया जा रहा है। आपको क्या लग रहा है 2024 में बदलाव होगा? जी हम बिल्कुल इसके लिए उम्मीद है, हम होपफुल हैं कि बिल्कुल बदलाव होना चाहिए, क्योंकि देश की जनता अगर त्रस्त है तो वो बदलाव करेगी। देश का युवा अगर त्रस्त है, इस सरकार की नीतियों से त्रस्त है, तो ऑब्वियसली बदलाव होना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है हमें। ये भी एक नैरेटिव इस देश के अंदर खड़ा किया जा रहा है कि इंडिया भारत, अभी तो लोगों को इंडिया से भी दिक्कत हो गई है। मतलब ये स्टार्टअप इंडिया, मतलब यंग इंडिया और पता नहीं कौन सा इंडिया, जब ये अभियान लॉन्च कर रहे थे, जो कैंपेन लॉन्च कर रहे, तब इनको ये ध्यान नहीं आया। आज अगर एक अलायंस इस तरह का बना है और देश के अंदर जो इस तरह की फासिस्ट गवर्नमेंट है, जो लोगों के जो उनके मुद्दे उनके बात ना करके उनको अपने धर्म के बारे में या जो अननेसेसरी जो डिबेट खड़ा किया जा रहा है उसके ऊपर ले जाने की कोशिश कर रही है, उसके खिलाफ अगर देश से कुछ विपक्षी दल लामबंद हो रहे हैं और उन्होंने अपना अलायंस का नाम इंडिया रख लिया, तो इंडिया से भी दिक्कत लोगों को शुरू हो गई है। तो हम इस ये जो सारा ये नैरेटिव खड़ा किया जा रहा है, इसको हम गुलामी का प्रतीक है इंडिया, इसीलिए इंडिया खत्म। मैं वही कह रहा हूँ ना, ये अभी क्यों ये सारी चीज़ अभी क्यों ध्यान आई है? मतलब अगर एक अलायंस बना है तो गुलामी का प्रतीक है, तो ये मतलब ये नामों के अंदर क्या रखा है? मतलब जिस तरीके से ये अभियान पूरा चला हुआ है कि इलाहाबाद का नाम रख के प्रयागराज रख दो, हमारा गुड़गांव था उसको गुरुग्राम कर दिया, इससे कुछ हासिल हो रहा है? यानी मेरा सवाल ये आप लोगों से भी है, या पूरे देश जो भी मेरे इसको सुन रहा होगा, कि सवाल यही है कि देश को मतलब है उसके मांग मुद्दों से, देश को मतलब है उसकी रोजगार से। अगर वो उस चीज़ पे बात नहीं हो रही तो हम नाम तो कुछ भी बदल के रख सकते हैं, उसे शायद कुछ हासिल नहीं होने वाला। 2024 का जो चुनाव है उस पर JNU एक ही चीज़ सोचता है और सारी जो युवा हैं वही JNU सोचता है कि बेरोज़गारी और शिक्षा, सेहत, स्वास्थ्य और जो लोगों की रोज़मर्रा के जो इश्यूज़ हैं उन्हीं पे चुनाव का एजेंडा होगा, और कोई एजेंडा नहीं होगा। अगर इनको लगता है 2024 में वन नेशन वन इलेक्शन करके एक साथ ये मतलब पूरे जो राष्ट्र है उसको इन्फ्लुएंस कर देंगे, कहीं पे बम गिरा देंगे या कहीं पे जैसे अयोध्या मंदिर हुआ, आप कोई काशी मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, ऐसे करके वो एजेंडा सेट कर देंगे। 14 में बम गिरता था, 14 के बाद बम गिरना बंद हो गया। कहाँ पे? नहीं, हम ये कह रहे हैं जैसे बालाकोट में करके एक दिन में करके उस जैसे आप ये देख लीजिए, देवेंद्र शर्मा का जो केस है, IPS ऑफिसर इन्वॉल्व था उसमें, जो केस हुआ था। तो मतलब इसके पीछे भी ऐसे काफ़ी सारे षड्यंत्र रचे जा रहे हैं पुलिस किन्हीं के लोगों की तरफ से, जिसमें RSS भी इन्वॉल्व हुआ है काफ़ी जगह। आप देखिए जो ISI है उसमें RSS का भी थोड़ी बहुत रिपोर्ट्स है जिनमें लिंकेज है। तो लग रहा है 2024 के मुद्दे क्या होंगे, किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा? मेरे हिसाब से 2024 का जो चुनाव है वो बेरोज़गारी, स्वास्थ्य और शिक्षा और जो लोगों की रोज़मर्रा की जो इश्यूज़ हैं, जो लोगों को रहने के लिए नहीं मिल रहा है, और आप देख रहे हैं जो इनफॉर्मल सेक्टर है पूरा दिल्ली का, जहाँ पे लोगों को चाय की दुकान है या जो भी सड़क के सामने जो दुकानें लगती हैं उन सबको ख़त्म किया जा रहा है अभी ये 3-4 दिनों के लिए, दिखाने के लिए कि लोगों, जो देश के लोग हैं, जो देश के गरीब हैं, वो क्यों नहीं इस देश का हिस्सा हैं, मतलब बाहर के लिए ऐसी इमेज क्यों प्रोजेक्ट की जा रही है कि हमारे देश में मतलब ऐसे लोग हैं ही नहीं, जबकि यही हमारे मतलब देश के मेहनतकश लोग हैं, यही हमारे देश के मतलब मेजॉरिटी हैं। वो तो होता है ना, मेहमान जब घर में आते हैं तो आप मतलब नहीं क्या मतलब आप या मतलब कोई भी जैसे आप अपने परिवार के मतलब जैसे मतलब 80% लोगों को छुपा के रख देंगे अगर आपके मेहमान आएंगे तो। और अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से तो बहुत ख़राब बात है। आपके अगर परिवार में ऐसा हो रहा है, किसी के भी परिवार में ऐसा हो रहा है, मेरा मतलब मोदी जी कह रहे हैं देश की बदनामी हो जाएगी, सब दिख जाएगा, ऑटो ड्राइवर 80% लोग दिख जाएंगे, और मतलब वो जो फैलाना चाह रहे हैं हुआ फिर देश के बारे में, वो गलत है मेरे हिसाब से। अगर वो 20-30 साल में या मतलब कोई भी सरकार 20-30 साल में अगर इसके विकास के लिए सच में काम करती तो ऐसा कुछ छुपाने की बात नहीं आती। ये लोग तो अडानी अंबानी के पीछे लगे हुए हैं, मतलब उनके विकास के लिए, जो पर्सनल विकास है इनका। बातें करें, अंबानी वही जो विपक्ष कहता है वही आप कह रहे हैं। हाँ ठीक है, वो सच है, वो तो हम तो बोलेंगे वो सच है। हाँ सच है। आप देखिए अडानी का 10 गुना उसकी संपत्ति बढ़ गई है मोदी के समय, तो क्यों ना हम उसके बारे में बोलें। तरक्की तो करी है ना उसने। तरक्की तो उसकी गुजरात के समय से हो रही है ना, जब गुजरात मोदी चीफ मिनिस्टर था उसका,
तभी उसका राइज चालू हुआ, और अभी यहाँ पे आके उसका फिर से राइज चालू हुआ है। और अभी उसका आप देख लीजिए, जो रिपोर्ट आई थी क्या बोलते हैं यूएस से, उसका जब पूरा भांडा फूटा तो उसकी अचानक से वो डाउन चला गया, पर वो फिर से ऊपर आ जाएगा। उसके ऊपर कोई मतलब हमें कोई, जब तक मोदी जी हैं तब तक सब चंगा सी उनके लिए। क्या 24 में बदलाव होगा? हाँ, 24 में बदलाव होगा। किसको बदलाव के तौर पर अगर देख रहे हैं तो किसको देख रहे हैं आप? आप जो भी देख लीजिए, जो भी इंडिया अपोजिशन अलायंस है, अगर वो एक मतलब एक संयुक्त किसी पॉलिसीज़ के तहत अगर वो सब साथ में आने के लिए तैयार होते हैं तो ज़रूर बदलाव होगा। अगर वो गरीबी के बारे में बात करेंगे, गरीबी को हटाने के बारे में बात करेंगे, अगर वो शिक्षा के बारे में बात करेंगे, अगर वो रोज़गार को और बढ़ाने के बारे में बात करेंगे तो ज़रूर बदलाव आएगा। क्यों नहीं बदलाव आएगा? तो घमंडिया गठबंधन है। घमंडिया गठबंधन तो एनडीए है। घमंडिया गठबंधन वो कैसे होगा? सारे आप बोल रहे हैं मोदी के भी मतलब जो इंडिया अलायंस है उसमें भ्रष्ट नहीं है। आप जो रिसेंट सीएजी रिपोर्ट है वो देख लीजिए, मोदी की खुद की पॉलिसीज में इतना करप्शन है। क्या लगता है मोदी सरकार आने के बाद से देश में नफरत बढ़ी है? देश में नफरत तो मतलब मेरे हिसाब से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। आधी मीडिया तो सिर्फ यही चलाती रहती है कि कहीं मुसलमान ने ये कर दिया, कहीं मुसलमान ने ये कर दिया, और इसीलिए हिंदू को थोड़ा आक्रोश होना चाहिए, हिंदू को जागरूक होना चाहिए, हिंदू को गुस्से में होना चाहिए। अब ये इन लोग का एजेंडा ही ये बन चुका है कि गुस्से में रहो, पर गुस्से किस बात पे करो वो ये लोग सिखाएंगे। मतलब अगर आपका एलपीजी 1000 हो गया उस बारे में गुस्सा नहीं करना है, आपका एलपीजी 2000 हो जाए, पेट्रोल 120 हो जाए, उस बारे में गुस्सा नहीं, गुस्सा ये करना है कि इनके हिसाब से किसी मुसलमान ने अगर अपने फ्रिज में अगर गाय रख ली, वो भी इनके हिसाब से, तो आपको गुस्सा करना है। अब पूरे देश को इस बात पे मतलब बहुत ही आक्रोश जताने की ज़रूरत है। लेकिन संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग जैसे उदयनिधि ने बयान दे दिया कि सनातन धर्म को जो है डेंगू मलेरिया की तरह खत्म हो जाना चाहिए, ये भी तो गलत है। हाँ देखिए, उदयनिधि स्टालिन ने उसके बाद ये भी कहा कि मतलब आप ऐसा मुझे कोई ऐसा सनातन धर्म का फॉलोअर दिखाइए जो जाति धर्म जो मतलब जो जाति वर्ण व्यवस्था है उसमें विश्वास नहीं रखता है। मतलब उदयनिधि स्टालिन और हम में मतलब थोड़े डिफरेंसेस हो सकते हैं, पर हमारा उसके कहने का हम उसका ये मतलब निकालते हैं कि, और आप अम्बेडकर को भी जाके देखेंगे तो वो भी यही बोलते हैं कि जो हिंदू धर्म है उसका जाति वर्ण व्यवस्था उसका एक बहुत ही सटीक और बीच का उसका रोल प्ले करता है। अगर वो नहीं रहेगा तो फिर तो मेरे हिसाब से सनातन और जो मतलब जो हिंदू का एक बहुत ही बड़ा स्ट्रक्चर उससे मतलब जुड़ा हुआ है। लेकिन डेंगू मलेरिया कह देना भी तो गलत है ना? वो तो मतलब उदयनिधि स्टालिन ही बताएंगे कि उन्होंने ऐसा क्यों बोला। वो आप उनसे जाके टिप्पणी लीजिए इस बारे में। पर मैं बस ये बता रहा हूँ कि उन्होंने ऐसा क्यों बोला, और मतलब उन्होंने बाद में उसको एक्सप्लेन करने की भी कोशिश की।